हेलो स्टूडेंट्स, 11th अकाउंटेंसी में बेटा हमारा चला हुआ था सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसके अंदर आज हम करते हैं बेटा इन्वेंट्री। किसके बारे में करते हैं? आज हम इन्वेंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। इन्वेंट्री बेटा पिछली वीडियो में हमने स्टॉक के बारे में पढ़ा था। स्टॉक के बारे में पढ़ा था। तो स्टॉक क्या होता है हमारा? स्टॉक हमारा होता है कि उसी माल से है जो पुनः विक्रय करने के लिए हम जो माल खरीदते हैं और जो साल के अंत में हमारा बिकने से रह जाता है बेटा, वो होता है स्टॉक। लेकिन जब बात इन्वेंट्री की आती है, इन्वेंट्री के अंतर्गत क्या होता है? इन्वेंट्री के अंदर हम जिस माल को अपनी कंपनी के अंदर निर्माण कर रहे हैं, जिस माल का हम अपनी कंपनी के अंदर क्या कर रहे हैं बेटा, निर्माण करने लग रहे हैं, उस माल का साल के अंत में जो बिकने से जो बेटा रह जाता है, तो जो उसका जो स्टॉक हमारे पास रहता है वो क्या कहलाता है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री चार प्रकार की होती है। सबसे पहले होता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। कितने प्रकार की होती है? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। कच्चे माल की इन्वेंट्री। कच्चे माल की इन्वेंट्री सबसे पहले बेटा वो क्या होती है? कच्चे माल की इन्वेंट्री होती है कि हमने जो कच्चा माल खरीदा था और साल के अंत तक हमने उस माल को प्रयोग में नहीं लिया है और जो हमारा अभी सेम एज इट इज हमारे पास स्टॉक में रखा हुआ, वो क्या कहलाता है बेटा? कच्चे माल की इन्वेंट्री। कच्चे माल की इन्वेंट्री में वह शामिल है जो वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रयोग करने के लिए हमने क्रय की गई थी, परंतु अभी तक हमने उसका क्या नहीं किया बेटा? कोई भी प्रयोग नहीं किया है। मान लीजिए हम कपड़ा है उसका उत्पादन करते हैं। कपड़ा मिल की दशा में हमारे पास जो कपास जो रखी हुई है, हमने इस साल खरीद ली थी, उस कपास का हमने अभी तक प्रयोग ही नहीं किया है और साल के अंत में जो हमारे पास कपास जो रखी हुई बेटा, वो हमारी कहलाती है कच्चे माल की इन्वेंट्री। उसके बाद हमारी आती है बेटा चालू कार्य या अंशतः तैयार माल, वर्क इन प्रोग्रेस। चालू कार्य की इन्वेंट्री। यह माल बेटा होता है अर्धनिर्मित, जिसका हमने आधे का निर्माण कर लिया है। जैसे हमने बेटा पिछली जो कच्चे माल की इन्वेंट्री की थी, उसके अंदर हमने कपड़े का एग्जाम्पल लिया था। तो उसके अंदर हमने जो कच्चा माल है, कपास जो बिना बिकने जिसका हमने प्रयोग ही नहीं किया है, वो तो हमारी कच्चे माल की इन्वेंट्री हो गई थी। लेकिन कपास से हमने धागा तो बना लिया, लेकिन उससे अभी हमने कपड़ा नहीं, धागे से हमने कपड़ा नहीं बनाया है। तो जो कपास से धागा बना लिया, लेकिन अभी तक उससे क्या नहीं बना है? कपड़ा नहीं बना है। तो जो धागे का जो स्टॉक हमारे पास है, वो हमारा क्या कहलाता है? अर्धनिर्मित माल की इन्वेंट्री या वर्क इन प्रोग्रेस। यह माल अर्धनिर्मित दशा में होता है। इसे पूर्ण रूप से निर्मित माल में बदलने के लिए अभी भी और निर्माण कार्य करना क्या है बेटा? बाकी है। मतलब उससे हमें अभी और माल बनाना है। उससे भाई कपास से पहले हमने धागा बनाया, धागे से हमने क्या बनाना है? कपड़े का निर्माण करना है। तो अभी धागे से हमने कपड़े का निर्माण और करना है, मतलब इसका अभी वर्क चला हुआ है। वर्क इन इसका क्या है बेटा? प्रोग्रेस है। चालू कार्य के मूल्य में प्रयुक्त कच्चे माल की लागत, श्रम की लागत, ईंधन शक्ति व अन्य व्ययों की अनुपातिक राशि क्या होती है? इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो इनका योग ही चालू कार्य की इन्वेंट्री का मूल्य माना जाता है। उसके बाद होता है बेटा पूर्ण निर्मित माल की इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, पूर्ण निर्मित माल की इन्वेंट्री। पूर्ण निर्मित माल की इन्वेंट्री हमारी कौन सी होती है बेटा? कि वर्ष के अंत में जो माल पूर्ण रूप से जिसका हम निर्माण कर लिया है, निर्मित हो चुका है, परंतु वो माल हमारा बिकने से रह जाता है। वो माल हमारा क्या हो जाता है बेटा? बिकने से रह जाता है। उसे निर्मित माल की इन्वेंट्री या पूर्ण निर्मित माल की इन्वेंट्री कहा जाता
है। कपड़ा मिल की जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके अंतर्गत स्टॉक में जो हमारे पास कपड़ा रखा हुआ है वो क्या है, हमारा पूर्ण निर्मित माल की इन्वेंट्री कहलाता है। नेक्स्ट है अपना अंतिम इन्वेंट्री की गणना। अब हम करना सीखेंगे बेटा अंतिम इन्वेंट्री की गणना। अंतिम इन्वेंट्री की मूल्य की गणना करने के लिए गोदाम में रखे गए सभी प्रकार के माल और उनकी मात्राओं की एक सूची तैयार की जाती है बेटा। जैसे गोदाम में हमारे पास जो कच्चा माल रखा हुआ है उसका स्टॉक, इसके अलावा अर्धनिर्मित माल का स्टॉक, उसके अलावा पूर्ण निर्मित माल का स्टॉक, इन तीनों को इसके अलग अलग हम क्या बनाते हैं, इनकी सूची लिस्ट बना लेते हैं बेटा। हम निम्न चीज़ों को हमने सूची के अंतर्गत शामिल नहीं करना है। वर्ष की समाप्ति की तिथि तक जो माल बेच दिया है, जो माल हमने क्या कर दिया है, बेच दिया है, लेकिन हमने वो क्रेता तक, खरीदने वाले तक हमने पहुंचाया नहीं, वो माल हमारे पास रखा हुआ है। जो माल हमने वर्ष के अंत में बेच दिया है लेकिन हमने जो खरीदने वाला है उस तक हमने वो माल नहीं पहुंचाया है, वो माल अभी तक हमारे पास ही रखा हुआ है बेटा। तो जब अंतिम इन्वेंट्री की जब हम गणना करते हैं तो उस दौरान हमने उसको इसके अंतर्गत शामिल नहीं करना है। क्रय किया गया माल जो आ गया है लेकिन क्रय बही में नहीं लिखा गया है, जो माल हमने परचेज कर लिया, जो रॉ मटेरियल है वो हमने परचेज तो कर लिया लेकिन हमने अब तक उस माल को परचेज बुक के अंतर्गत नहीं लिखा। परचेज कर लिया, हमारे पास आ भी गया, लेकिन हमने उसको अब तक यदि परचेज बुक के अंतर्गत नहीं लिखा है तो उस माल को भी हम क्या नहीं करेंगे बेटा, इन्वेंट्री के अंतर्गत शामिल नहीं करना है। उसके बाद निम्नलिखित माल जो हमने इन्वेंट्री के अंदर कौन कौन से माल को हमने शामिल करना है बेटा। ऐसा माल जो ग्राहकों को सशर्त भेजा गया है, किसके ऊपर, जो माल ग्राहकों को विक्रय अथवा वापसी की शर्त पर भेजा गया है, हमने उसको भी क्या करना है, इन्वेंट्री के अंतर्गत शामिल करना है। मान लीजिए कई बार हम सामान बेचते कि यदि आपको ये पसंद नहीं आए तो आप इसको वापस भेज देना, तो जब तक वो टाइम पीरियड उसका कंप्लीट, यदि तब तक उसका टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमने उसको अपनी इन्वेंट्री के अंतर्गत ही शामिल करना है। ऐसा माल जो एजेंटों के पास बेचने के लिए भेजा गया है परंतु वर्ष की समाप्त होने के अंतिम दिन तक बिक नहीं पाया, मतलब हमारे पास जो स्टॉक था, जो इन्वेंट्री थी, हमने अपने जो विभिन्न एजेंट हैं उन एजेंटों तक वो सामान अपने यहाँ से निकाल के एजेंटों को भेज दिया है, लेकिन एजेंट ने वर्ष की समाप्ति की तिथि तक यदि उस माल को नहीं बेचा है, हमारे पास नहीं है, वो एजेंटों के पास है और उन्होंने अब तक बेचा नहीं है साल की समाप्ति तक, तो उस माल को भी हमने अपनी अंतिम इन्वेंट्री की जब गणना करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री की गणना करते हैं बेटा, उस समय तक हमने इसको क्या करना है, अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर शामिल करना है। इन दोनों चीज़ों का हमने क्या करना बेटा, ध्यान रखना है। अब बात आती है बेटा स्टॉक क्या होता है और इन्वेंट्री क्या होती है। स्टॉक और इन्वेंट्री में केवल स्टॉक से आशा केवल स्टॉक कौन सा होता है, केवल उसी माल का मूल्य है जो हमने पुनः, स्टॉक क्या होता है, जो माल हमने पुनः विक्रय के लिए क्रय किया था, क्या उस माल का हम स्वयं उत्पादन नहीं करते, हमने पुनः विक्रय करने के लिए जो माल हमने खरीदा था और साल के अंत में वो माल हमारा बिकने से रह जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक। लेकिन इन्वेंट्री क्या कहलाती है, इन्वेंट्री के अंतर्गत क्या शामिल होता है, इन्वेंट्री के अंदर जो हम कच्चा माल खरीदते हैं और फिर उसको पूर्ण निर्मित माल के अंतर्गत क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, पूर्ण निर्मित माल का हम उसके द्वारा क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और जो साल के अंत में जो कच्चा माल है, चालू कार्य की इन्वेंट्री है और जो पूर्ण निर्मित माल की इन्वेंट्री, इन तीनों चीज को उसके अंतर्गत क्या किया जाता है बेटा, शामिल किया जाता है। इन्वेंट्री है उसके अंतर्गत स्टॉक शामिल होता है। इन्वेंट्री में क्या शामिल होता है, स्टॉक शामिल होता है। स्टॉक छोटा शब्द है और इन्वेंट्री व्यापक शब्द है। एक इन्वेंट्री के अंतर्गत स्टॉक क्या होता है बेटा, शामिल होता है। ये था हमारा बेटा इन्वेंट्री। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड रिसीवेबल, व्यापारिक प्राप्यताएं। ट्रेड रिसीवेबल हमारे कौन कौन से होते हैं बेटा, व्यापारिक प्राप्यताएं। व्यापारिक प्राप्यताएं उस राशि से है जो व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान
कंपनी द्वारा माल के विक्रय के संबंध में सेवाएं प्रदान करने से प्राप्य है। मतलब कि जब हम सामान्य संचालन की क्रियाएं करते हैं तो उसके द्वारा हमें जो पैसा प्राप्त करना है, जो माल हमने प्राप्त करना है बेटा, वो होती हैं व्यापारिक प्राप्यताएं। व्यापारिक प्राप्यताओं के अंतर्गत दो चीजें शामिल होती हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स। डेटर्स, हमारे डेटर शब्द उन व्यक्तियों या फर्मों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम उधार माल बेचते हैं और जिन्होंने उस उधार माल का भुगतान साल के अंतिम दिन तक नहीं किया है, तो वो क्या है, हमारे डेटर्स हैं। जैसे कि हमने मोहन को मान लीजिए 50,000 रुपये का माल उधार बेचा, जब तक मोहन हमें 50,000 रुपये पूरा नहीं दे देता है बेटा, तब तक वो हमारा क्या कहलाता है, डेटर्स कहलाता है। तब तक वो हमारा क्या कहलाता है, डेटर्स कहलाता है। और बिल्स रिसीवेबल क्या होती है, एक विनिमय पत्र उस व्यक्ति के लिए प्राप्य विपत्र कहलाता है जो इसे लिखता है। ठीक है, क्या करता है, जो इसे लिखता है और स्वीकर्ता द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात इसे वापस प्राप्त करता है। क्या करता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, लिखता है और जो स्वीकर्ता है उससे स्वीकृति लेता है, स्वीकृति लेने के पास अपने पश्चात अपने पास रख लेता है, तो वो उस बिल का क्या कहलाता है बेटा, बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। तो जब तक वो राशि उसको नहीं दे देता तब तक वो क्या कहलाता है, उसकी व्यवसाय की क्या कहलाती है वो बेटा, ट्रेड रिसीवेबल, व्यापारिक प्राप्यताएं कहलाती हैं। अतः प्राप्य विपत्र शब्द उन विनिमय पत्रों के प्रयोग किया जाता है जो देनदारों पर लिखे जाते हैं। प्राप्य विपत्र किन के ऊपर लिखे जाते हैं बेटा, देनदारों के ऊपर। प्राप्य विपत्र किन के ऊपर लिखे जाते हैं, देनदारों के ऊपर लिखे जाते हैं अथवा उन्हें बेचान द्वारा उनसे प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे विपत्र में लिखित राशि भविष्य किसी निश्चित तिथि पर क्या होती है, प्राप्त होती है। जो लिखित राशि है भविष्य किसी निश्चित तिथि के ऊपर हमें वो राशि प्राप्त करनी होती है। नेक्स्ट अपना आता बेटा ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट अपना क्या आता बेटा, ट्रेड पेबल्स। व्यापारिक देयताएं, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स बेटा व्यापारिक देयता वह राशि है जो व्यवसाय की सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं की अंतर्गत माल के क्रय अथवा सेवाएं प्राप्त करने के संबंध में देय राशि से संबंधित हैं। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं बेटा, इसमें शामिल होते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। लेनदार, लेनदार शब्द उन व्यक्तियों या फर्मों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनसे हमने उधार माल क्रय किया गया, जिनसे हमने उधार माल क्रय किया है और हमने जिनको भुगतान नहीं किया है बेटा, वो हमारे क्या कहलाते हैं, लेनदार या क्रेडिटर्स कहलाते हैं। हमने किसी से उधार माल खरीद लिया और हमने जब तक उसकी फुल पेमेंट हम उसकी नहीं कर देते हैं तब तक हम उसके क्या रहते हैं बेटा, लेनदार क्रेडिटर्स रहते हैं। जैसे हमने गोविंद से 50,000 रुपये का माल उधार खरीद लिया, जब तक हम गोविंद को 50,000 रुपये वापस नहीं दे देते हैं तब तक हम उसके क्या कहलाते हैं बेटा, क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तब तक हम उसके क्या कहलाते हैं बेटा, क्रेडिटर्स कहलाते हैं। दूसरा है बिल्स पेबल बेटा। बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल की तरह ही होता है, यह भी एक विपत्र है, लेकिन इसमें जो बिल्स पेबल होता है वो बिल को लिखने वाला नहीं होता बल्कि बिल की स्वीकृति देने वाला होता है और इसको उस निश्चित तिथि के अंतर्गत इसको क्या करना होता है, उसको भुगतान करना होता है। ये क्या कहलाता है बेटा, बिल्स पेबल कहलाता है। क्या कहलाता है, बिल्स पेबल। तो व्यापारिक जो देयताएं हैं उसके अंतर्गत दो चीजें शामिल होती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल।
बेटा इस वीडियो के अंदर आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी जो आगे की वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा गुड्स के बारे में, कॉस्ट के बारे में, वाउचर्स के बारे में और डिस्काउंट के बारे में। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या होती है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिए, आपकी समस्या का सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।